नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। पिछले 25 वर्ष से आईटी इंडस्ट्री और फिनटेक इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। आज आपको ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर कुछ खुलासे करने जा रहा हूं। पिछले दिनों से काफ़ी मीडिया के ऊपर, कई चैनल्स के ऊपर एक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है कि एक 23 वर्षीय युवक ने ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में आकर लगभग 95 से 96 लाख रुपए का कर्जा अपने सिर बांध लिया। क्या ये पहली घटना है? क्या ये ऑनलाइन गेमिंग ये इसी तरह से अंत होता है? हम इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे मीडिया से और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसी पहली घटना नहीं है। इससे पहले लगभग 25 वर्षीय युवक प्रतीक शर्मा, जो जेके टायर में काम करता था, अपनी गेमिंग की एडिक्शन में आकर के लो ब्लड प्रेशर में जाकर के अपनी जान दे चुका है। आपको इसके पीछे चलने वाले जो माफिया हैं, मैं उन्हें माफिया ही कहूँगा, के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। पहले ये गेमिंग ऐप आपके मोबाइल पर डाउनलोड कराते हैं, उसके बाद आपसे कंसेंट लेकर के आपकी मीडिया को एक्सेस करते हैं और उसके बाद जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर हैं और आपके एसएमएस रीड करके आपकी फाइनेंशियल स्टेटस की जानकारी लेते हैं। आपके व्हाट्सएप के ऊपर पड़े हुए फ़ोटो और आपकी लाइब्रेरी में जो आपके डॉक्यूमेंट और पिक्चर्स होती हैं, ये फैच कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें डिफरेंट एंगल से एडिट करके आपके रिश्तेदारों को, जिनके पास फ्रीक्वेंट कॉल होती है या जिनसे आप लगातार बात करते हैं, उन्हें भेजने की धमकी देते हैं। इन सबसे पहले ये आपकी ट्रांजैक्शन एसएमएस को पढ़ने के बाद जब इन्हें लगता है कि ये फाइनेंशियली हेल्पफुल है, तो आपको अपने ऐप के थ्रू ही, एक ऐप गेमिंग का है, दूसरा ऐप ऑनलाइन फाइनेंसिंग का है, जो पैसे ये आपसे लेते हैं वो वापस आपको फाइनेंस करके दे देते हैं। ये 95-96 लाख रुपए की रकम एक्चुअल में 95-96 लाख की ना हो करके 9 साढ़े 9 हजार रुपए की करीब लगभग 10 से 100 ट्रांजेक्शन तक वो बना देते हैं। आपको पैसा चाहिए, आपको ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर होता है, क्योंकि एक्चुअल में पैसा वो आप ही का है। आप हार रहे हैं, आपको वापस पैसा मिल रहा है, आप हार रहे हैं, आपको वापस पैसा मिल रहा है। लेकिन जहां आप हार रहे हैं वहां तो आपका पैसा जीरो हो रहा है, लेकिन जिस अकाउंट से आपको फंड कर रहे हैं वहां आपका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, वो लोन अमाउंट बढ़ता जा रहा है। और आखिर में डिफरेंट तरीके के नैतिक अनैतिक तरीके से उस पैसे को वसूल करने के लिए ये आपके ऊपर दबाव बनाते, आपके रिश्तेदारों को फोन करते और अंत में प्रतीक शर्मा की तरह, जो एक अच्छा खासा युवक था, घर में अकेला एक अर्निंग्स मेंबर था, जिसके फादर गांधी आश्रम से रिटायर हो चुके थे, अंत में लगभग रात को 8:30 साढ़े 9 बजे अलग अलग फोन कॉल से परेशान होकर के लो ब्लड प्रेशर में जाकर के, डिप्रेशन में जाकर के अपनी जान खो देता है। ये विषय बड़े चर्चा का है और इस विषय में अवेयरनेस फैलाने की आवश्यकता है। जहां तक फिनटेक इंडस्ट्री के अंदर मुझे इस फील्ड को लेकर के एक्सपीरियंस हुआ है, ये बड़ा ही भयावह है। लेकिन वो लोग जो इस व्यापार को कर रहे हैं वो लालच में आके कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि 1-2 लाख रुपए महीना कमाना तो किसी व्यापार से संभव है, लेकिन 1-2 लाख रुपए पर आवर हर घंटे कमाना केवल गेमिंग में पॉसिबल है। हिंदुस्तान में 1400 प्लेटफॉर्म गेमिंग के काम करते हैं, जिसके ऊपर लगभग 50 करोड़ लोग ऑनबोर्डेड हैं, जिसमें सबसे बड़ा डेटाबेस ड्रीम 11 का है। और इस गेमिंग इंडस्ट्री को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक स्किल बेस्ड है और एक चांस बेस्ड है। ज़्यादातर लूटने वाले लोग चांस बेस्ड में होते हैं, लेकिन स्किल बेस्ड गेम कहे जाने वाले गेम्स जैसे ड्रीम 11 है, जिसमें आप अपनी टीम बनाओ, पिच का टेम्परेचर, पिच की मॉइस्चर, ये सब चेक करने के बाद आप अपने वहाँ का माहौल, स्टेडियम का माहौल, उसके बैकएंड डाटा से लेकर के जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपनी टीम बनाते हैं, अगर टीम जीतती है तो आपको इनाम मिलता है। ड्रीम 11 का एक पूल 23 करोड़ रुपए का बनता है, जिसमें से लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए के इनाम बटते हैं। बाकी पैसा कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। सरकार ने इसके ऊपर इनकम टैक्स, जब पेमेंट होती है पे आउट के ऊपर इनकम टैक्स लगा करके और एंट्री के समय टिकट खरीदते हुए जीएसटी लगा करके रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन ये गैंग इतना बड़ा है, इतना स्मार्ट है कि इन्होंने इंडिया से काम करना बंद करके आजकल मलेशिया, सिंगापुर, दुबई से काम करना शुरू कर दिया और ट्रांजैक्शंस क्रिप्टो करेंसी में हो रही है।
दुर्भाग्य ये है कि अगर ऐसी कंपनियां हिंदुस्तानियों को लूट भी लें तो विदेशी कंपनी होने की वजह से इन्हें ढूंढ पाना और इन्हें सजा दे पाना इतना आसान नहीं होता। अगले 2 एपिसोड हम इस सब्जेक्ट के ऊपर बनाएंगे, जिसमें पहले पार्ट के अंदर गेमिंग की साइकोलॉजी और गेमिंग का व्यवसाय इस बारे में डिस्कस करेंगे, और पार्ट 2 में हम गेमिंग की टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशंस, बैंकों से कैसे लेन देन होता है और कैसे इसमें लोग बाग पैसे गंवाते हैं और कैसे कमाते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन चाहे जितना भी अच्छा और ल्यूक्रेटिव फील्ड क्यों ना हो, मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि गेमिंग से दूर रहें। धन्यवाद।